A very good day to all of you. As you all know, that the topic that we are studying at present is agriculture regionalization. In our previous e-videos, we studied about the need and the importance of agriculture regionalization in the study of agriculture geography and the various criteria that economists and geographers have used for delimiting agriculture into agriculture regions. And today we will study about the agricultural regionalization by Huntington. हम अभी अपने पाठ्यक्रम के जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह है कृषि प्रादेशिकरण और कृषि प्रदेश। हमारे पिछले ई वीडियोज़ में हमने कृषि प्रादेशिकरण की आवश्यकता और कृषि प्रादेशिकरण का कृषि भूगोल के अध्ययन में जो महत्व है वह पढ़ा और साथ ही हमने देखा कि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं और अर्थशास्त्रियों ने किन मानदंडों के आधार पर विश्व में कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है ई हंटिंगटन द्वारा कृषि प्रदेश सीमांकन। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने विश्व में विभिन्न मानव गतिविधियों का अध्ययन किया है। हंटिंगटन ने जो कृषि प्रादेशिकरण किया है उसमें उन्होंने भौतिक कारकों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। हंटिंगटन के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं वो होते हैं उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र का धरातल और उस क्षेत्र के तापमान तथा वर्षा का वितरण। हम जानते हैं कि कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और हमने अभी तक जो अपने कृषि भूगोल में अध्ययन किया है तो हमने ये अध्ययन किया है कि सभी फसलें सभी जगह नहीं उगाई जा सकती। कुछ फसलों को हम उष्ण क्षेत्रों में उगा सकते हैं और कुछ फसलों को हम शीतोष्ण क्षेत्रों में उगा सकते हैं। कुछ फसलों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और कुछ फसलें बहुत कम पानी में भी उग जाती हैं या उत्पादित की जा सकती हैं। कुछ फसलों को एक विशिष्ट प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है जबकि अन्य फसलों को दूसरी प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है। कुछ फसलें पहाड़ी जो उच्चावच होता है उस पर ज़्यादा अच्छी तरह से उगती हैं। अन्य फसलों के लिए मैदानी क्षेत्र ज़्यादा अनुकूल होते हैं। तो हमने ये देखा है कि विभिन्न फसलों के लिए अनुकूल प्रदेश विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये जो भौतिक प्रदेश हैं ये उस क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं। जैसे कि चावल के लिए अत्यधिक वर्षा या पानी की आवश्यकता होती है चावल को बोते वक्त। इसी तरीके से जूट के लिए भी हमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। उसके विपरीत में अगर हम देखें तो जौ बाजरा जैसे जो शस्य हैं वो उष्ण शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से उत्पादित किए जा सकते हैं। टी, कॉफ़ी और जो मसाले हैं विभिन्न प्रकार के वो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी जलवायु में ज़्यादा अच्छी तरह से उत्पादित होते हैं। तो और साइट्रस फ्रूट्स वो मेडिटरेनियन रीजन में बहुत अच्छी तरीके से अनुकूल वातावरण उनको वहाँ पे मिलता है जिसमें कि उनका उत्पादन अच्छा होता है। तो हंटिंगटन ने ये कहा कि किसी भी कृषि
के प्रकार, कृषि की पद्धति, कृषि में कौन सा शस्य उत्पादित होगा, उस चीज़ को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह हैं उस क्षेत्र के भौतिक कारक, उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की भूमि या धरातल या उच्चावच की प्रकृति, उस क्षेत्र की तापमान का वितरण, वहाँ के मौसम किस प्रकार के हैं, ठंड कितने समय रहती है, गर्मी कितने समय रहती है, ठंड में कितनी अधिक ठंड पड़ती है, गर्मी में तापमान कितने उच्च हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास के अगर क्षेत्र हैं तो उनमें सर्दी या शीत ऋतु जैसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे पूरे 12 महीने कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे 12 महीने तापमान उच्च रहते हैं, और मकर रेखा और कर्क रेखा के दक्षिण और उत्तर का जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पर शीत ऋतु बढ़ती चली जाती है, और जब हम ध्रुवों के पास आते हैं तो वहाँ पर 9 से 10 महीने तापमान शून्य से नीचे चले जाते हैं। इसी तरह मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके के जो तापमान का वितरण होता है वह भी उस क्षेत्र के शस्यों के उत्पादन को निर्धारित करता है। और इसी तरह जलवायु में जो दूसरा मेजर फैक्टर होता है वो है वर्षा का प्रकार और वर्षा का वितरण। जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं या जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा कम भी होती है, और जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है, जबकि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र या इक्वेटोरियल रीजन्स में वर्ष भर वर्षा होती है। प्रतिदिन वहाँ पर दोपहर में वर्षा होती है, और यह वर्षा 200 सेंटीमीटर के लगभग प्रतिवर्ष औसतन होती है। तो हमारे मॉनसूनी जलवायु प्रदेशों में वर्षा एक स्पेसिफिक ऋतु में होती है, जो 3 से 4 महीने की ये वर्षा ऋतु होती है। उस वर्षा ऋतु में ही वर्ष की 80 से 90% वर्षा हो जाती है, और बाकी के जो 8 से 9 महीने होते हैं वो उस समय वहाँ पर वर्ष की 10 से 20% वर्षा ही होती है। तो उन 3 से 4 महीनों में हमें बाकी के 8 से 9 महीनों के लिए जल का संचरण करना पड़ता है, जल का संरक्षण करना पड़ता है, इस तरीके से कि वो जो शुष्क समय है उस समय भी हम कृषि और अन्य कार्यों के लिए जल उपलब्ध करा सकें। तो इसलिए हंटिंगटन के अनुसार भौतिक कारक कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक हैं, और इन्हीं के हिसाब से हंटिंगटन ने विश्व को 4 प्रमुख कृषि परिमंडलों में विभाजित किया। उनके अनुसार धरातल, मृदा का प्रकार, जल की उपलब्धता और जलवायु कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक हैं। इनमें भी जलवायु कृषि के प्रकार को और पद्धति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। हंटिंगटन ने जलवायविक कारकों के आधार पर विश्व को कृषि प्रदेशों या कृषि परिमंडलों में वर्गीकृत किया है, और उन्होंने इन जलवायविक जो परिमंडल बनाए वो 4 परिमंडल बनाए, और इन 4 परिमंडलों में विश्व को वर्गीकृत किया। इनका जो पहला परिमंडल था वह था कृषि के लिए पूर्णतया अयोग्य परिमंडल। यह वह क्षेत्र है जो या तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं या अत्यधिक गर्म क्षेत्र हैं, जहाँ जल की उपलब्धता भी बहुत सीमित है और वर्ष भर जल भी उपलब्ध नहीं होता। इन्होंने इसमें जो मेजर रीजन्स लिए
वो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जहाँ पे कि वर्ष में 9 से 10 महीने बर्फ़ जमी रहती है, वो क्षेत्र इन्होंने कृषि के लिए पूर्णतया अयोग्य क्षेत्रों में लिए। उसके साथ साथ ही 70 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्रों, ध्रुवों के पास का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जिसमें साइबेरिया रीजन को हम ले सकते हैं, ग्रीनलैंड रीजन को हम ले सकते हैं, अलास्का और कनाडा के क्षेत्रों को ले सकते हैं और एंटार्क्टिका को ले सकते हैं। तो ये जो रीजन्स थे, जिन्हें हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुंड्रा प्रदेश कहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक रीजन कहते हैं, वो भी कृषि के लिए पूर्णतया अयोग्य क्षेत्र हैं, क्योंकि वो बहुत ठंडे प्रदेश हैं। इसके साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्र, जो कि अगेन बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, उन्हें पूर्णतया कृषि के लिए अयोग्य कहा हंटिंगटन ने। और जो चौथे क्षेत्र उन्होंने लिए वे थे मरुस्थलीय क्षेत्र। ये मरुस्थल दोनों ही ठंडे और गर्म मरुस्थल हो सकते हैं। ठंडे मरुस्थल तो हिमाच्छादित और टुंड्रा प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच के जो प्लेटो रीजन्स हैं वो हैं, जैसे कि तिब्बत का प्लेटो है, पामीर नॉट है, आर्मेनियन नॉट है, इस तरीके के ठंडे मरुस्थल। और जो गर्म मरुस्थल हैं, सहारा का मरुस्थल या थार का मरुस्थल या कैलिफोर्निया का मरुस्थल, ये वो मरुस्थलीय प्रदेश हैं जहाँ पर कि तापमान बहुत उष्ण हैं और जल की उपलब्धता बहुत कम है। ये रेतीले प्रदेश हैं या फिर चट्टानी प्रदेश हैं जहाँ पर कि कृषि करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके के हिमाच्छादित क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश और मरुस्थलीय क्षेत्रों को हंटिंगटन ने कृषि के लिए पूर्णतया अयोग्य क्षेत्रों की श्रेणी में रखा। इनका जो सेकंड परिमंडल था वो था कृषि योग्य भूमि, किंतु वनस्पति आच्छादन के फलस्वरूप कृषि कार्य के लिए भूमि अपर्याप्त है। जो 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के उत्तरी अक्षांश के बीच का जो टैगा प्रदेश है, जिसे कि हम साइबेरिया, स्कैंडिनेविया और कनाडा का रीजन मानते हैं, इस यह टैगा प्रदेश अपने कॉनिफरस या कोणधारी वनों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कोणधारी वनस्पति से भरा हुआ क्षेत्र है। इसी तरीके से जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, जहाँ पर कि पूरे वर्ष तापमान उच्च रहते हैं और पूरे वर्ष वर्षा होती है, वह क्षेत्र और इसी के साथ साथ जो सदाबहार वनों के क्षेत्र हैं, जैसे हमारे सह्याद्री रीजन है या कि कैरेबियन और पैसिफिक के अंतर्गत जो विभिन्न आइलैंड्स हैं, वहाँ जहाँ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं, यहाँ पर वनस्पति बहुत डेंस है और इसकी वजह से ये क्षेत्र कृषि के लिए यहाँ की जलवायु तो उपयुक्त है, पर यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और बहुत डेंस होती है। और इस वजह से टैगा रीजन और एवरग्रीन जो वेजिटेशन एरियाज़ हैं, यहाँ पर भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तो यह सेकंड परिमंडल था हंटिंगटन का, जहाँ पर वनस्पति आवरण, प्राकृतिक वनस्पति आवरण इतना डेंस है कि वहाँ पर कृषि के लिए भूमि अवेलेबल नहीं होती। जो तीसरा परिमंडल हंटिंगटन का रहा कृषि के लिए, वह था अनिश्चित कृषि क्षेत्र। यह अनिश्चित कृषि क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जहाँ पर जलवायु की वजह से पता नहीं चलता कि कृषि कब होगी और कितनी होगी।
अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, जिसमें कि हम हमारे मॉनसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों को भी ले सकते हैं। यहाँ पर वर्षा अनिश्चित और अनियमित होती है। किसी वर्ष वर्षा बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। किसी वर्ष वर्षा देर से शुरू होती है, देर से समाप्त होती है, और कभी कभी मानसून बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इसी के साथ साथ ही वर्षा का जो वितरण है, किसी साल शुष्क रहती है, बहुत कम मानसूनी वर्षा होती है, और किसी साल मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हैं, यह अनिश्चित कृषि क्षेत्रों में आते हैं। इसी तरह निम्न अक्षांशीय प्रदेश जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, यहाँ पर भी वर्षा और तापमान बहुत अनिश्चित रहते हैं, इसलिए ये भी कृषि के लिए अनिश्चित क्षेत्र हैं। इसी तरीके से 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो वर्षा और तापमान का जो वितरण होता है वो बहुत अनिश्चित होता है। यहाँ पर रेनफॉल विंटर्स में अगर होती है तो कई क्षेत्रों में स्नो के फॉर्म में भी होती है। तो कभी अगर स्नो या रेन्स हो जाती हैं तो फिर वो उस समय कृषि जो उत्पादन हो रहा होता है उसको प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से जो सेमी एरिड एरियाज़ हैं, लो लैटिट्यूड के एरियाज़ हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वो अनिश्चित कृषि क्षेत्र हैं हंटिंगटन के अनुसार। और चौथा जो परिमंडल हंटिंगटन का रहा वह था कृषि के लिए अनुकूल क्षेत्र। इसके अंदर उन्होंने मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों को लिया, नदी मैदानों को लिया, तटीय प्रदेशों को लिया, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश लिए और महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र लिए। इन क्षेत्रों में उनके अनुसार जो मृदा जो अवेलेबल होती है वो इन क्षेत्रों का उच्चावच, इन क्षेत्रों का वर्षा और तापमान का वितरण, ओवरऑल जो यहाँ की जो भौतिक दशाएं या फिज़िकल कंडीशंस हैं, यहाँ की रिलीफ, यहाँ की सॉइल, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी, वो कृषि के लिए अनुकूल हैं और इसलिए ये कृषि के लिए अनुकूल क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से हंटिंगटन ने विश्व को 4 कृषि परिमंडलों में सीमांकित किया। So today we saw that how Huntington considered physical conditions as the major determinant of agriculture of an area, and according to the physical conditions of relief, climate, soil type and water availability, he divided the world into 4 major agricultural types or agricultural regions. Thank you.